Hi guys, good morning once again. So first of all guys, a few more arrangements you need to make because now my picture of course won't be able to come with the part of the board because it's a temporary arrangement. So kindly either listen with the help of headphones or else nothing. Just keep on listening. Okay, so let's first of all complete today the topic of nationalism in India. Let's start right from where we left at that day. हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था दैट कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये दो मूवमेंट्स थे जिन लोगों ने इंडिया का टेक्निकली डेमोग्राफी ऑल टुगेदर चेंज कर दिया. लोगों की सोच में बहुत अंतर आने लगा. लोगों ने अब अपने कास्ट कलर क्रीड जेंडर के ऊपर इंडिया को रखना चालू कर दिया था. ना महात्मा गांधी कोई अब एक कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं थे बट वो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी बन गए थे राइट ऑन टू द पार्ट ऑफ द नॉर्मल सिटीजन्स. हिंदूज़ में, मुस्लिम्स के अंदर, अनटचेबल्स के अंदर काफ़ी सारे उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे जो ऑफ कोर्स इंडिया को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे. बट देन स्टिल द मोमेंट्स dwindled down. They just could not yield that kind of results which was actually expected. And of course in the previous video we had discussed कि वो खैर इतना क्यों नहीं हो पाया था. बट वो सारे के सारे रीजंस आपको केवल समझाने के लिए थे. सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इन द एग्जाम? सो लेट्स स्टार्ट दैट. डिफरेंस बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो उस दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था दैट सर व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. Now why I'm saying it was a very good question because normally दोनों के दोनों kind of same ही थे but still दोनों में काफ़ी difference था. Non-cooperation movement was to non-cooperate with Britishers. As in उनकी बातें हमें नहीं माननी है. हम उनका जो भी उन्होंने हमें कहा है, जो भी हमारे कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन लो, हमारी जॉब्स करो, हम वो नहीं करने वाले हैं. ओके, दैट इज़ non-cooperate. बट जब आप बात कर रहे हो सिविल डिसोबीडियंस की, दैट मीन्स आप आम पब्लिक से बोल रहे हो, केवल उन लोगों ने से नहीं जो कि सत्याग्रहीज हैं. आप नॉर्मल पब्लिक से बोल रहे हो दैट स्टार्ट ब्रेकिंग द कॉलोनियल लॉज. व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल लॉज? कॉलोनियल लॉज मीन्स दोज पर्टिकुलर लॉज जो कि ब्रिटिशर्स ने आपके ऊपर में थोपे हुए थे, लगाए हुए थे. फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट टैक्स, चौकीदारी टैक्स. आप ही की कंट्री के अंदर खुद ही घुस कर के अंदर बैठे हुए हैं एंड नाउ दे आर आस्किंग यू टू पे चौकीदारी. चौकीदारी टू whom? टू ब्रिटिशर्स. बट वो तो फॉरेनर्स हैं. बट स्टिल दैट वाज द काइंड ऑफ कनिंगनेस दीज ब्रिटिशर्स हैड. कन्विंसिंग पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी उनकी. सो नाउ सी दिस पार्ट. So the difference between the non-cooperation movement and the civil disobedience would be that while civil disobedience movement was widespread movement, it was not only focused onto one particular sector, but it was all about breaking all the laws which the Britishers were saying that you were supposed to do this. No, we are not supposed to do this. So what actually happened? लोगों ने इसको कैसे कैसे समझना चालू किया? Once again, refusal to pay salt tax. So in the civil disobedience movement, you were not supposed to pay the salt tax. Salt tax किसने लगाया था? Britishers ने लगाया था. कब? हम लोगों ने already पढ़ा था the Simon Commission and all this and all that. Okay. Now, Chowkidari taxes. So the government asked, the government asked, Gandhi ji asked entire population of India or the entire citizens of India not to pay any kind of taxes. So this was in addition to the non-cooperation movement which Mahatma Gandhi ji was continuously preaching. Okay. Now, इसके मतलब क्या क्या हुए? जो लोग रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल्स थे, उन ट्राइबल्स को लगा कि अब चूंकि हमें ब्रिटिशर्स को नॉन कोऑपरेट तो करना ही है, प्लस अब हमें उन्हें कोई टैक्स नहीं देने. इसका मतलब है जो कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट था, जो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ से केवल हम ही अपना काम करेंगे, आप इसके अंदर अलाउड नहीं हो, वहाँ से भी उन लोगों ने वुड कलेक्ट करना चालू कर दिया बिकॉज अब उनको लगा कि ये जंगल तो हमारा है. जो ग्रेज लैंड्स होते हैं या जो कैटल लैंड्स होते हैं, जो ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, वहाँ पर उन लोगों ने कैटल को ले जाना चालू कर दिया और उनको खाने के लिए कि आप यहाँ से भी आप घास खा सकते हो. Then the problem with this particular kind of civil disobedience was the Britishers actually got pretty scared that way. See, आपको एक चीज़ तो मालूम है कि after the Great Depression they were losing power. उनका होल्ड धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था.
Then came the arrest of Congress leaders. Now Britishers, since after getting scared, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई पावरफुल कोई कंट्री होती है या पावरफुल कोई आदमी होता है, जब वो काफ़ी डर जाता है तो उसका पहला काम होता है ब्रूटल व्हाट सप्रेशन. ब्रूटल सप्रेशन मतलब क्या? सी, जब आप कभी किसी आदमी को अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर सकते हो तो एक ही तरीका होता है, आप पावर यूज़ करोगे, आप हाथ पांव चलाओगे. एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग इवन ब्रिटिशर्स डिड. ब्रिटिशर्स ने अपनी पुलिस के साथ में उन्होंने लाइन से लोगों को ब्रूटली सप्रेस करना चालू कर दिया, मारा पीटा, जेल के अंदर भर दिया, गोलियां मारी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. So that was what? That was the first sign that now Britishers were, kind of, उनका जो कंट्रोल था वो लूज होते जा रहा था. और वेरी सून यदि ये मोमेंटम इसी ढंग से चलता रहा तो वन डे और द अदर ब्रिटिशर्स विल बी थ्रोन आउटसाइड ऑफ इंडिया. अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को चुन चुन करके अरेस्ट करना चालू कर दिया, बिकॉज दीज वर द वेरी फेमस लीडर्स जो कि पूरे के पूरे मास मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे. नाउ अब्दुल गफ़ार खान जो कि बहुत ही डिवाउट प्रिंसिपल थे और डिसाइपल थे, सॉरी प्रिंसिपल निकला, जो अब्दुल गफ़ार खान थे वो एक बहुत ही डिवाउट डिसाइपल थे महात्मा गांधी जी के, हु आल्सो बिलीव्ड वेरी फर्मली इनटू द वर्ड नॉन वायलेंस. उनको इन द अप्रैल 1930, प्लीज़ गाइज रिमेंबर द डेट्स बिकॉज हमारे एग्जाम के लिए डेट्स बहुत काम किया है. सो अप्रैल 1930 के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया. जब आप किसी एक पब्लिक फिगर को अरेस्ट करते हो तो फिर आपको रिपरकशन के लिए तैयार रहना चाहिए, पहला पॉलिटिक्स का रूल कहते हैं. सो पेशावर के अंदर मास प्रोटेस्ट होने लगे, पब्लिक रोड पर आ गई एंड दे वर वायलेंटली स्टार्टेड दे प्रोटेस्टिंग कि हाउ कुड यू एक्चुअली अरेस्ट आवर लीडर हु इज अब्दुल गफ़ार खान. एक मंथ के एग्जैक्टली बाद में सोलापुर के अंदर भी लोगों ने अटैक करना चालू कर दिया, बिकॉज उस टाइम पर जब अब्दुल गफ़ार खान अरेस्ट हुए उसी के बाद में महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया. तो जो शोलापुर था, शोलापुर के अंदर जो इंडस्ट्रियल के जो वर्कर्स थे, इंडस्ट्री के जो वर्कर्स थे, उन लोगों ने भी मास प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया एंड धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट वायलेंट होना चालू हो गए. सी, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब भी कभी भीड़ इकट्ठा होती है, जब भी कभी मास इकट्ठा होता है तो उसे कंट्रोल करना इज़ अ वेरी वेरी ह्यूमैंगस टास्क. वाई? बिकॉज मास को ये समझाना कि ये सही है ये गलत है, पुलिस मारेगी तो आपको चुपचाप बैठना है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, राइट? तो इसका मतलब वो फाइन लाइन बाउंड्री कहाँ पर है कि कहाँ तक प्रोटेस्ट चलेगा और उसके बाद में फिर वायलेंट हो गया तो वो नहीं चलेगा. एंड दैट इज़ वेयर द मेन प्रॉब्लम वॉज. कैन यू सी द फिगर? इट इज़ अराउंड 100,000 पीपल्स वर अरेस्टेड. उतने जेल्स में जगह भी नहीं थी, उनको ठूंसा गया. 100,000 पीपल वर अरेस्टेड. नाउ जब महात्मा गांधी ने ये सारा का सारा देखा कि आखिर ये मूवमेंट भी बहुत बुरी तरह से हाथ से निकला हुआ जा रहा है एंड सिंस ये प्रोटेस्ट वायलेंट होना चालू हो गए, एंड वंस अगेन महात्मा गांधी जी ने क्या किया? ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट जस्ट टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ध्यान रखना नॉर्मल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स में अंतर होता है. नॉर्मल प्रिजनर्स ने कोई ना कोई पेटी क्राइम्स किए होंगे और उसके वजह से उनको अंदर भेजा गया होगा, बट जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं वो नॉर्मली अपनी बात रखने के लिए रोड्स पर आते हैं, डेमोक्रेटिक वे से वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे एंड इसलिए उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है. सो देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज. महात्मा गांधी ने जब ये मूवमेंट कॉल ऑफ किया तो ध्यान रखना कि जब कोई मूवमेंट चलता है उसमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होता है, बिकॉज पब्लिक इन्वॉल्व होते हैं. जब आप किसी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हो विदाउट गेटिंग द रिजल्ट और विदाउट एनी रीज़न ऑल टुगेदर, या फिर आपने रीज़न पब्लिक को कन्वे नहीं किया है, तो ध्यान रखना कि मूवमेंट की बिल्कुल हवा निकल जाती है एंड पीपल देन गेट कियोटिक. ओके, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि अब करना क्या चाहिए हमें. महात्मा गांधी ने मूवमेंट कॉल ऑफ किया, ये अब हम जानते हैं, बट पब्लिक को तो उस टाइम पर बात मालूम ही नहीं होगी, या जिन्होंने समझाने की कोशिश भी करी होगी, बिकॉज उस टाइम पे उतना मीडिया तो था नहीं या उतना फास्ट मीडिया नहीं था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई. सो महात्मा गांधी एंटर्ड इनटू अ पैक्ट. पैक्ट मीन्स एक अग्रीमेंट. एक अग्रीमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने एंटर किया, किसके साथ में? विद अरविंद के साथ में. ओके, ऑन दैट वाज द डेट, दैट इज 5th of March 1931. नो, इस पैक्ट के अंदर लिखा क्या हुआ था? इस पैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी जी आकर के क्या चीज़ करेंगे? महात्मा गांधी जी आकर के लंदन के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. बट सर फर्स्ट कब हुई? फर्स्ट तो कांग्रेस ने अटेंड ही नहीं किया था. लास्ट लेक्चर याद करो. ओके, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इनसाइड, एंड दैट्स द रीज़न वाई उसके अंदर लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी अब आएंगे इन लंदन टू होल्ड अ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. वहाँ पर नेगोशिएशंस होंगे और उनकी एक बात मान ली जाएगी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे
उन सबको छोड़ दिया जाएगा। सो महात्मा गांधी ने 1931 के अंदर ये एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट किया। नाउ कैन यू सी दिस, ब्रिटिशर्स वर सो कनिंग, दे वर सो इंटेलिजेंट। सी लेट्स फेस इट, आप बोलोगे सर लेकिन आप उनकी तरफ से क्यों बोल रहे हो? नो नो, ऑफ कोर्स आई एम एन इंडियन एंड आई एम सपोर्टिंग यू नो दिस पर्टिकुलर एंटायर चैप्टर ऑल टुगेदर, बट अंडरस्टैंड दैट ब्रिटिशर्स बहुत कनिंग थे। उन्हें मालूम था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, लंदन जाना पड़ेगा, उस टाइम पे उतने फ्लाइट्स एंड प्लेन्स थे नहीं, बाय शिप आप जाओगे इट माइट टेक अराउंड 2 months 3 months, तब तक यहाँ पर यदि महात्मा गांधी चले गए उस टाइम पे कितनी सारी रूमर्स इकट्ठा होना चालू हो जाएंगी एंड उस टाइम पे पूरा का पूरा देश फिर से वापस बैक ऑन टू द सेम ट्रैक। दैट वॉज द इशू। So Gandhiji, to participate in the round table conference in London, which was supposed to be held, you know, in the month of say in 1932 or something. So he left for London from India in the month of December 1931. Okay. जैसे मैंने बताया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑफकोर्स बॉयकॉटेड। नाउ जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना चालू हुआ, अभी अपन वो भी पढ़ेंगे कि आखिर वो क्यों ब्रोक डाउन हो गया था, क्यों नेगोशिएशंस नहीं हो पाए थे, एंड नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन। ओके, नेगोशिएशंस नहीं हो पाए। जब नेगोशिएशंस नहीं हो पाए तब महात्मा गांधी जब तक इंडिया वापस आए, देन ही केम टू नो कि तब तक ब्रिटिशर्स ने अपना सो कॉल जो ब्रूटल रिप्रेशन वाला पार्ट था उसको एक नई लिमिट दे दी थी। उन लोगों ने मारना पीटना लोगों को चालू कर दिया था एंड दे वर नाउ ओपनली यू नो अरेस्टिंग पीपल। गफ्फार खान वॉज अरेस्टेड, कांग्रेस वॉज लिटरली डाउन, देयर वॉज नन ऑफ द लीडर हु वॉज दैट काइंड ऑफ अ पब्लिक फिगर जिसकी पब्लिक बात सुन रही है। पब्लिक को यही समझ में नहीं आ रहा था कि आपने मूवमेंट कॉल ऑफ क्यों किया। इट वॉज ऑल कन्फ्यूजन ऑल टुगेदर। देन महात्मा गांधी जी जब इंडिया आए, जब ये नेगोशिएशंस नहीं हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीटली फ्लॉप हो गई, एंड देन महात्मा गांधी थॉट लेट्स वंस अगेन स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप इसको सिविल डिसोबीडियंस वर्जन 2.0 भी बोल सकते हो, ओके, आजकल की कूल लैंग्वेज के अंदर। सो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वंस अगेन यू नो रीलॉन्च्ड, बट डू यू थिंक कि इस बार उतने सारे लोग आए होंगे? नहीं। नाउ इसके रीजंस हम लोग देखेंगे कि जस्ट यदि आप लास्ट लाइन देखोगे 1934, मतलब विद इन बाय द वे ईयर और सो, दिस मूवमेंट जस्ट स्टार्टेड अ ईयर बिफोर एंड एक साल के अंदर अंदर मूवमेंट की पूरी हवा निकल गई। बट देन कम्स द क्वेश्चन, मूवमेंट की हवा क्यों निकल गई? ऐसा क्या हुआ था? प्रॉब्लम वॉज वंस अगेन कि मूवमेंट ढंग से परकुलेट कर ही नहीं पाया, और जब तक वो अंदर एंटर कर पाया तब तक आपने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। अब यदि आप महात्मा गांधी जी के ढंग से सोचो तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम थी। Mahatma Gandhi ji was a firm, you know, believer onto the part of non-violence. So he could not permit violence altogether. So he could not understand what should I do now, and that's where the problem is. Now let's try and understand what all happened जब ये civil disobedience movement चल रहा था, और बाद में क्या हुआ और लोगों ने क्यों नहीं उतना participate किया. So what happened was, जो पाटीदार्स थे, गुजरात के पाटीदार इज अ कम्युनिटी, ओके, पाटीदार्स काफ़ी रिच पीजेंट्स माने जाते थे उस टाइम पे. सो जो पाटीदार्स थे एंड जो जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, इन लोगों ने उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन ही इसलिए किया था बिकॉज जब ये इतने रिच पीजेंट्स थे तो ये लोग ट्रेड करते थे, एंड प्रॉब्लम इज आफ्टर द ग्लोबल रिसेशन इनके प्राइसेस कम होना चालू हो गए और इनके पास में उतने पैसे ही नहीं थे टू पे टैक्सेस टू होम, द रेवेन्यूज टू द गवर्नमेंट, टू द ब्रिटिशर्स. सो दे थॉट दैट यदि हमने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो कॉमन सेंस क्या होना चालू हो जाएगा, कॉमन सेंस वी वुड नॉट बी देन अलाउड टू पे टैक्सेस टू द ब्रिटिशर्स. तो उनको लगा कि हमारे पैसे बच जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन वाई दे फर्मली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हु वर द टू कम्युनिटीज? द पाटीदार्स ऑफ गुजरात, पाटीदार्स PATIDARS, एंड द जाट्स ऑफ गुजरात. ओके, नाउ इन दोनों ने बाय द वे किया, बट देन जैसे जब ये मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ इनको लगा कि अब तो हमें रेवेन्यू नहीं पे करने पड़ेंगे. बट देन महात्मा गांधी जी जब गए थे राउंड टेबल के लिए, उस टाइम पे इतना क्योटिक सिचुएशन ऑलरेडी हो चुका था कि रेवेन्यूज़ को रिवाइज ही नहीं किया गया. जब रेवेन्यूज़ को रिवाइज नहीं किया गया तो दैट मीन्स कि आपको पुराने ही टैक्सेस देने पड़ेंगे. तो इसका मतलब उनकी पूरे साल की मेहनत लिटरली बर्बाद ही गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमें टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली तो टैक्सेस देने पड़ रहे हैं. द सेम पार्ट विद द ट्राइबल्स, जिन लोगों ने चौकीदारी टैक्सेस पे करना बंद कर दिया था उनको वापस से चौकीदारी टैक्सेस पे करना पड़ा वंस अगेन. जिन जिन लोगों ने सोचा था कि हमें ये टैक्सेस नहीं भरने पड़ेंगे, उन सब लोगों को दोबारा से वो टैक्सेस भरने के लिए बोला गया. सो दैट लेड टू अगेन अ कन्फ्यूजन, अगेन अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग गुड फॉर.
बिकॉज हमारा तो कुछ काम तो हुआ ही नहीं। कांग्रेस के अंदर भी डिविजन्स हो रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट एक तरफ से अपना मोटो रख रहे थे, मॉडरेट्स एक तरफ से अपना मोटो रख रहे थे। सो एंटायर कंट्री वाज एक्चुअली बीइंग डिवाइडेड। ऑफ कोर्स उन सबका कॉमन गोल था कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, बट द प्रॉब्लम इज हर एक का वे काम करने का तरीका अलग अलग था। नाउ व्हाट डू यू लर्न बाय दिस, कि यदि आपको कोई काम करना है और यदि आप एक टीम के साथ में हो, तो योर विजन, योर गोल शुड बी एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट एंड शुड बी क्लियरली डिसिमेटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन। आपको उन्हें क्लियरली बताना चाहिए कि क्या होता है, क्या करना है, यदि मैं नहीं रहूँगा तो क्या करना है, यदि हो नहीं होगा तो क्या करना है। बट द प्रॉब्लम है उस टाइम पे हर बंदा अपने अलग ही ढंग से फाइट कर रहा था, एंड दैट इज़ वॉट ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अब तो चूंकि इंडिया ब्रेक हो चुका है, नाउ वी विल वंस अगेन स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल ओवर इट। इशू वॉज द सेकेंड इशू, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इशू है। उस पर्टिकुलर टाइम पे नो रेंट का एक कॉन्सेप्ट निकला था, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस था। तो उन्होंने बोला था कि जो भी हायर लैंडलॉर्ड्स होंगे, जो भी रिच पीजेंट्स होंगे, हम जो गरीब लोग हैं वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग उनको अब रेंट नहीं पे करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज हर एक ने अपना अपना मतलब निकाला हुआ था। बट कांग्रेस को ये समझ में आ रहा था, बिकॉज इट वॉज पॉलिटिक्स। सो कांग्रेस को ये समझ में आ रहा था कि यदि अभी हम लोगों ने इन रिच पीजेंट्स का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मूवमेंट तो उनके अगेंस्ट में है, दैट इज नो रेंट मूवमेंट, तो जब पीजेंट्स को कोई रेंट ही नहीं भरेगा तो उनके पास में इनकम ही नहीं होगी। सो कांग्रेस को लगा कि यदि इस टाइम पर हम लोगों ने उन गरीब लोगों का पूरा साथ दिया, देन हमारी इमेज पीजेंट्स के अंदर काफ़ी बुरी हो सकती है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई क्या होना चालू हो गया, एक डिस्कनेक्ट होना चालू हो गया कांग्रेस और पब्लिक के बीच में। सो पब्लिक डिड नॉट वेरी फॉर्मली बिलीव नाउ इन द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट ऑल टुगेदर। सो इसका मतलब है कि अब कुछ तो नया करना चाहिए, कुछ तो एक नया एक नॉवेल कॉन्सेप्ट होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अ न्यू थिंग or a new concept of nationalism actually came into the picture. Okay, so then what happened to the business classes? आखिर business classes ने इस particular freedom struggle के अंदर, ये जो civil disobedience movement हो रहा था, उन्होंने उसके अंदर कैसे participate किया? See, एक चीज़ आप पहले प्लीज समझ लो that 1918 के टाइम पर जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड अप हुआ था, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडियंस या इंडियन बिजनेसेस ने ह्यूज प्रॉफिट्स बनाया हुआ था, राइट? बिकॉज आपको ऑलरेडी रीज़न मालूम है क्यों। Huge profit was being made, so of course the Indian traders community have now become very powerful. तो अब आप उसको ignore नहीं कर सकते थे, मैं ब्रिटिशर्स के लिए बोल सकता हूँ। So they of course supported the civil disobedience movement, all these industries, and of course उनके खुद के reasons थे। सबसे पहला उनका एक रीज़न था that अब उनको लग रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस के बाद में जितने भी जो ब्रिटिशर्स होंगे, ये फाइनली इनका होल्ड और कम होते जाएगा, एंड दे वांटेड मोर लिबरल पॉलिसीज़, कि उनको अलाउ करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर एग्जांपल दे डिमांडेड फॉर अ रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज, सो दैट कि उनके भी जो प्राइसेस रहें वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहें, बिकॉज इंडिया की करेंसी एक अलग लेवल पे काम करती है, एंड फॉरेन के अंदर जो स्टर्लिंग या जिसको आप पाउंड्स बोलते हो वो एक अलग लेवल पे काम करता है। सो दे हैड नाउ सर्टेन डिमांड्स। इसके पहले तो ऑफकोर्स डिमांड्स अब रख ही नहीं सकते थे ब्रिटिशर्स के सामने, बिकॉज आप तो स्लेव्स थे। So because they became actually very powerful, they thought that civil disobedience में यदि हमने participate किया, so this will yield or result into a better future खुद के लिए। Okay. IICC was set up in the year 1920, which was nothing else but was Indian Industries of the Commerce, okay, so or the Commercial Commerce. So IICC was set up, that was a body which represented actually industries, that was set up in 1920. Later on it was being renamed and a new body was being launched, जो आज तक चल रही है और आज भी है ये बॉडी, एंड बहुत फेमस बॉडी है, एंड दैट इज नोन एज FICCI, इसको फिक ही बोलते हैं। सो FICCI इज नोन एज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। by IICC is Indian Industries, the commercial commerce. Okay, now so it was being set up in the year 1927. It was being set up by two very famous eminent personalities from business, and that was Purushottam Das Ji Thakur and the famous the GD Birla. So GD Birla's name was Mr. Ghanshyam Das Birla. Now इनके वजह से ये पूरा का पूरा ग्रुप चालू हुआ,
दे ऑल्सो गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू होम, उन्होंने काफ़ी सारा पैसा भी लगाया इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ताकि गांधी जी का वो सपोर्ट कर पाए। बट लेटर जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गया, उतना उसके रिजल्ट्स नहीं आए, सो दे ऑल्सो गॉट फिनिकी। दे थॉट कि हमने जितना पैसा लगाया था, बिजनेस के अंदर एक ही चीज़ चाहिए होती है, एंड दैट इज़ कंटिन्यूटी, कि लगातार बिजनेस चलता रहे। बट प्रॉब्लम इज़ कि अब ये जो मूवमेंट थे काफ़ी वायलेंट होना चालू हो गए थे, तो नाउ बिजनेसेस गॉट स्केयर्ड और बिजनेसमैन गॉट स्केयर्ड। दे थॉट दैट कि यदि ये बहुत ज़्यादा वायलेंस चारों तरफ में फैलना चालू हो जाएगा, देन हमारे बिजनेस पर भी उसका बहुत असर पड़ेगा। एंड धीरे धीरे फिर ऐसा होगा, बिकॉज कई सारे जो लेबर्स थे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको अभी बताया दैट कांग्रेस हाई एंड द रिच पीजेंट्स के साथ में ज़्यादा होने लगा था, एंड उसका एक नेगेटिव इमेज भी जा रहा था किसके तरफ में, दैट इज़ द मिडिल एंड द लोअर क्लास के पास में एक गलत इमेज जा रहा था। सो देन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, एंड देन बिजनेसेस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसका सपोर्ट करें और क्या करें। सो दे वर वरीड बिकॉज ऑफ द लॉन्गर डिसरप्शन, एंड कि जो लेबर थे वो धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टीज़ एंड इन सारे जो एक्सट्रीम राइट हैंडेड विंग्स थे उनके तरफ में उनका इंक्लिनेशन होने लगा था। तो इससे भी बिजनेसेस को डर लग रहा था कि धीरे धीरे वो जो वर्कर्स हैं वो अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए कहीं मिलिटेंट्स ना बन जाएं, कहीं कोई वायलेंस ना करना चालू कर दें। दैट कुड बी द थिंग। देन केम द नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट इज़ द रीज़न वाई जब वो सेकेंड टाइम पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, एंड दैट्स द रीज़न वाई that businesses also gave a very lukewarm response, because nobody was pretty apprehensive about कि इसका भी कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, क्या हो सकता है ये भी फ्लॉप हो जाए, and that's the reason why. Now a very very important word, sanatani. Sanatani, actually में the right word is sanatan. Okay, so sanatani मतलब वो particular community जो सनातन को believe करती है। Now what is sanatan? They are द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, जिनकी खुद की अपनी एक सोच होती है और जिनको लगता है कि मंदिर के अंदर उन्हीं को ही जाना चाहिए, वही हैं पहले। द हाई ब्राह्मण्स जिसको आप बोल सकते हो, सो देवर ऑल सनातनीज। ओके, सो देवर द हाई कास्ट हिंदूज। इनके खुद के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो केवल इनके लिए थे। इन्होंने बोला हुआ था कि जो भी अनटचेबल्स हैं, जो लोअर कास्ट हैं, जो ट्राइबल्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू एंटर टेम्पल्स। महात्मा गांधी एक्चुअली सॉ एन अपॉर्चुनिटी इनटू दैट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई उन्होंने उस डिप्रेस्ड क्लास को नाम दिया है हरिजन्स। महात्मा गांधी ने बोला कि हम लोग 100 ईयर्स तक फ्रीडम को नहीं ले सकते यदि आप लोग इस ढंग से कास्ट, कलर एंड क्रीड पे यदि आप डिवाइड करते रहोगे तो। सो महात्मा गांधी सेड दैट आई विल नॉट टॉलरेट ऑल ऑफ दिस, सो लेट्स कॉल द डिप्रेस्ड क्लास और द लोअर क्लासेस इन द नेम ऑफ हरिजन्स। सो जो लोअर क्लास वाले जो लोग थे, जो कि बहुत ही पेटी जॉब्स हैं, जो डर्टी जॉब्स करते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि सनातनीज मानते थे, उनको वो लोग भंगीज बोलते थे, BHANGIS। सो महात्मा गांधी ने बोला कि ये भंगीज हरि के जन हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई दे शुड बी गिवन नेम एज हरिजन्स। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये सारा का सारा बात और मुद्दा चल रहा था, तो द रियल पर्सन हु एक्चुअली थॉट अबाउट दीज डिप्रेस्ड क्लासेस was Dr. B.R. Ambedkar, and who does not know the name of Dr. B.R. Ambedkar, अम्बेडकर जयंती भी हम उन्हीं के नाम पर बनाते हैं। सो बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि दलित्स के लिए लिटरली खुदा थे, भगवान थे, वो लोग आए, मतलब वो सामने आए और उन्होंने दलित्स को बोला कि आप लोग इकट्ठे होना चालू करो और अपने राइट्स के लिए लड़ो। नाउ इफ़ यू आर गेटिंग दिस लेक्चर, यदि आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से सोचो तो कैन यू सी दिस नाउ, दीज आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अपने लिए लड़ो। बिजनेसेस आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अपने लिए लड़ो। पीजेंट्स एंड ऑल ऑफ दोज अपने लिए लड़ो। सो एवरीबडी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट प्रॉब्लम इज द मूवमेंट वॉज वेरी स्कैटर्ड। और जब भी कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्कैटर होता है, डिसोसिएट हो जाता है अपने विजन से, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर द ऑपरेसर लाइक ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल इट। यदि मान लो उन्होंने दलित्स को पकड़ करके जेल में डाल दिया, तो उनके अगेंस्ट उनके लिए तो उनके फॉर्म में तो कोई आएगा ही नहीं लड़ने के लिए। यदि किसी ने मुस्लिम्स को डाल दिया तो उनके लिए कोई नहीं आएगा। यदि कोई सनातनीज के लिए आएगा तो केवल एक ही पर्टिकुलर पार्टी जाएगी, एंड दैट्स वेयर द डिसोसिएशन स्टार्टेड हैपनिंग। सो महात्मा गांधी सेड दैट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस, दैट कि आप अलग अलग कम्युनिटीज़ बना करके फाइट कर रहे हो, लेट्स फाइट यूनाइटेडली। एक बार हम जीत जाते हैं, उसके बाद में वी कैन सिट एंड देन टॉक कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या नहीं है।
which also actually made sense. So डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित्स को एक क्लास दिया और उन्होंने बोला कि आज के बाद में we'll be telling these particular classes as named as the depressed classes. और उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया जिसके अंदर इनके जो दलित्स थे वो सारे के सारे इनके मेंबर्स बने. इशू तब नहीं हुआ था, इशू तब हुआ जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स, जैसे मैंने बताया और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, दैट ब्रिटिशर्स आर वेरी वेरी कनिंग. दे वर कनिंग बिकॉज वो पूरे टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर इन लोगों के अंदर थोड़ा सा मिसट्रस्ट आए एंड वी विल सो द सीड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रस्ट एंड वो धीरे धीरे ग्रो करना चालू हो जाएगा. तो उन्होंने जानबूझ करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया. अंडरस्टैंड कि जब आपके पास में आपकी खुद की एक कम्युनिटी होती है और आपके खुद के एक वेल वर्स लीडर होते हैं, राइट, लाइक द ग्रेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इतने अच्छे लीडर होने के बावजूद भी जब ब्रिटिशर्स ने उनको बुलाया तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया. उन्होंने किया डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट. नहीं, हमारी कम्युनिटी एक अलग इलेक्टोरेट देगी, हमारे लिए एक अलग सा आप एक रीजन बनाओ, हमारे लिए एक अलग सा एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, हमें इलेक्शन के अंदर एक अलग से जगह दो, हमें एक अलग से पूरा का पूरा हमारे लिए एक क्लास बनाओ, उनके लिए पूरी की पूरी एक अलग से एक जगह दो, बिकॉज हम लोगों को इंडिया के अंदर ही काफ़ी सारे लोग ऑपरेस कर रहे हैं आपके अलावा. ना जब ये बातें सामने रखी गई ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स गॉट वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ दे थॉट दैट येस, एंड थिंक अबाउट इट, उन्होंने क्या किया होगा. दे agreed to the demands of Dr. B.R. Ambedkar but did not agree to the demands of Mahatma Gandhi. Now इससे हुआ क्या, दोनों के बीच में आपस में मिसट्रस्ट होने लगा. महात्मा गांधी said no, this is simply not allowed. I am not going to allow any kind of different electorate. मैं एक अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी या अलग से कोई सीट्स या अलग से कोई चीज़ें इंडियंस के इसमें ही डिवाइड नहीं करना चाहता. अब इसका कई लोग गलत गलत मतलब भी निकालते हैं आजकल के तरीकों में. दे से कि महात्मा गांधी का उस टाइम पे मन नहीं था कि वो दलित्स को नहीं चाहते थे सीट्स देना. नो. अंडरस्टैंड, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग महात्मा गांधी वॉज ऑलवेज टुवर्ड्स द यूनाइटेड इंडिया फाइट, राइट, and he never ever wanted that these particular small segments all together, say suppose Hindus and Muslims and the scheduled castes and the scheduled tribes and the tribal people, he never ever wanted this. He wanted a collective India altogether. Okay, so that particular demand was being met. They agreed, the Britishers agreed कि हाँ ठीक है, हम डॉक्टर बाबा साहब कि अम्बेडकर जी की जो बात है हम उसको कंसेंट देते हैं, हम मान लेते हैं. बट देन महात्मा गांधी said no, I'm not going to allow this, and he went on to fast unto death, भूख हड़ताल. फाइनली जब इंडिया पर आए, बिकॉज वो नेगोशिएशन टोटली क्रैश हो चुके थे, बिकॉज हम लोग आपस में ही फाइट कर रहे थे, गांधी जी ने बाय द वे चालू किया अपना फास्ट अनटू डेथ. फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कन्विंस हुए एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि ओके, लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स डिसाइड. सो पूना पैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट गाइस, पूना पैक्ट इन द ईयर 1932 सितंबर के अंदर पूना पैक्ट वाज साइन. इसके अंदर पे ये लिखा हुआ था दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस विल नॉट नो लॉन्गर बी नोन एज डिप्रेस्ड क्लासेस, इनफैक्ट दे विल बी नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट्स. और ये शेड्यूल कास्ट आज तक चला हुआ आ रहा है. सो दे विल बी नोन एज शेड्यूल कास्ट. ये तो हो गया एक. तो अभी इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी के अंदर एक और कम्युनिटी बन गई. तो सनातनीज अपना खुद का एक मोटो कर रहे थे, द दलित्स एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस अपना खुद का एक मोटो कर रहे थे, एंड देन केम द नेक्स्ट एंड द बेटर वर्जन जो हम लोग आज तक रीलअप कर रहे हैं, मुस्लिम्स. ना मुस्लिम्स का आपको मालूम है उनका एक मूवमेंट हुआ था विच वॉज नोन एज द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, द शौकत अली ब्रदर्स. ओके, नाउ सिंस वो मूवमेंट बुरी तरह से फेल हो गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स कहाँ इन लोगों की बात सुनने वाले हैं, एंड टर्की ऑटोमन एम्पायर एंड इंडिया सवाल ही नहीं होता. सो मुस्लिम्स वर प्रीटी अप्रेंसिव अबाउट द रिजल्ट्स. अप्रेंसिव मतलब उनको डाउट्स था कि एक्चुअली में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कुछ रिजल्ट्स आएगा भी. सो दे डिड नॉट प्रॉपरली पार्टिसिपेटेड व्हेन दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड. उन्होंने नहीं किया पार्टिसिपेट, मतलब उतना ज़्यादा नहीं किया. Muslim groups ever apprehensive about Congress in the year 1920 because होने क्या लगा था कि मुस्लिम्स अब ऐसे देख रहे थे कांग्रेस को कि कांग्रेस इज नाउ ओपनली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स द हिंदू महासभा, कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदूज की तरफ में जा रही है, एंड दैट डिड नॉट गो वेल विद द पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. क्योंकि मुस्लिम्स को लगा कि जब भी कभी देश आज़ाद हो जाएगा तो मे बी हमारा रिलीजन डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज कांग्रेस तो खुद ही रूलिंग पार्टी है, क्योंकि उस टाइम पे और तो कोई पार्टी उतनी आई ही नहीं थी या उतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी,
या उतना जिनका मास रीच नहीं था, तो मुस्लिम्स थॉट कि कल को ये पार्टी यदि पावर में आ गई तो हमारी बात तो कोई सुनेगा ही नहीं, कि ये तो ओपनली हिंदू महासभा के प्रोग्राम्स को जाते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों के अंदर इक्वल फाइट होने लगा। तो हिंदूज यूज्ड टू से दैट वी वर द हायर वंस एंड मुस्लिम्स यूज्ड टू से नो वी आर आल्सो द हायर वंस, एंड दैट लेड टू फाइट। And now you can understand who was sitting and watching all this game together, getting unfolded, and they were nobody else but Britishers. So यदि आप देखोगे राइट फ्रॉम ऊपर से लेकर नीचे तक, who were the most important beneficiaries? यदि आप ऊपर के 4 लाइन छोड़ दो, they were Britishers. They were happy क्योंकि आप इंडिया को दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लास के अंदर आप बांट रहे हो, आप उनको पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स में बांट रहे हो, आप उनको हिंदूज एंड मुस्लिम्स में बांट रहे हो। तो इतनी डिवाइडेड कंट्री पे तो कोई भी आकर के रूल करेगा, और ब्रिटिशर्स तो फिर भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे। एंड दिस लेड टू रायट्स, और उसके बाद में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में रायट्स होना चालू हो गए। एंड दोनों के अंदर फिर एक बार वो जो बोलते हैं कि रिमेंबर द वर्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और एक बार जब दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट आना चालू हो गया, एंड दैट लेड टू ह्यूज प्रॉब्लम्स। इन 1927 कांग्रेस एंड मुस्लिम कम्युनिटी, या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसको आप बोलते हो, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने दोनों ने एक अलायंस बनाया, एक पार्टी बनाई, एक ज्वाइन किया। एंड उसके जो लीडर थे दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, Muhammad Ali Jinnah, of course, if you are getting this right, he was the same person who demanded for a separate electorate, which is now being named as Pakistan. Okay, now, so Congress and Muslim League ने एक alliance forge किया, जिनके मेन लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने उस टाइम पे अगेन एक और डिमांड किया कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, लाइक द वे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज ऑल्सो डिमांडिंग। बट देन फाइनली उनकी बात उतनी ज़्यादा नहीं हुई, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जब ये पैक्ट बना तो फाइनली उन्होंने डिमांड किया कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, बंगाल जहाँ पर मुस्लिम्स कम्युनिटी ज़्यादा है, हमें उस जगह के अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए। अब आप लोग बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिप्रेजेंटेशन सर? अंडरस्टैंड, जब भी कभी पब्लिक होती है, पब्लिक में से डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड लीडर्स आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जिस जगह पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ के लीडर्स हिंदू नहीं होंगे, वहाँ के लीडर्स मुस्लिम ही आएंगे। नाउ दिस थिंग अगेन डिड नॉट गो वेल विद द पार्ट ऑफ महात्मा गांधी जी। बट देन सिंस हम लोगों को एक कोई म्यूचुअल कंसेंट करके चीज़ों को आगे बढ़ाना था, तो महात्मा गांधी साइड ओके फाइन, हम आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी देंगे असेंबली के अंदर, सेंट्रल असेंबली में, एज इन द मेन पार्लियामेंट जो उस टाइम का था। बट ऑफकोर्स वो रूल तो ब्रिटिशर्स ही करते थे। सो डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल असेंबली। ये सारी की सारी बातें सही चल रही थी, बट देन ऑल ऑफ अ सडन अगेन अ न्यू प्रॉब्लम। इन द ईयर 1928 अ वेरी फेमस एंड अ वेरी prominent leader of Hindu Mahasabha completely openly opposed this particular thing, and he said, and his name was Mr. Jayakar, and Mr. Jayakar of Hindu Mahasabha openly criticized this particular phenomena which was happening, and he said that nahi, this is simply not allowed. Why should we give representation to the Muslim community? Election होने दो, जो जीतेगा वो जीतेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वहाँ पर केवल मुस्लिम कम्युनिटी ही आएगी। ना प्रॉब्लम वॉज मुस्लिम्स को बड़ी मुश्किल से बिठाया गया था इस पर्टिकुलर पैक्ट के लिए, एंड वंस अगेन हिंदूज एंड मुस्लिम्स स्टार्टेड फाइटिंग बैक। नाउ महात्मा गांधी वॉज ऑल टुगेदर थिंकिंग अबाउट यूनाइटिंग। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट वो काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक थे। अंडरस्टैंड, अपॉर्चुनिस्टिक थे तो सही, बट किसके लिए थे? उनका मेन मोटो ऑफकोर्स इंडिया को जोड़ना था। तो यदि उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के अंदर मुस्लिम्स को भी बोला स्टेज शेयर करने के लिए, सो दैट डिड नॉट मीन कि महात्मा गांधी एक्चुअली वॉज सपोर्टिंग मुस्लिम्स और वॉज सपोर्टिंग हिंदूज और वॉज सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स और होमसोएवर। ही वॉज he knew this part that till the time we are not going to be united, इंडिया पूरे टाइम ये चलता ही रहेगा कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं और हम ये हैं। आज भी यदि आप देखोगे तो इवन टिल नाउ यदि आपसे कोई पूछेगा ओके हु आर यू, आई एम अ मराठी, आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ बुद्धिस्ट, आई एम फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, आई एम फ्रॉम ओबीसी, आई एम फ्रॉम दिस, do we actually bother to say the word that we are Indians? No, we don't feel that proud. Of course we will feel proud once we go outside the country, but why not within the country itself? And this is the reason why, because हमारे अंदर ही इतने सारे गैप्स हैं, और इन्हीं गैप्स के बीच में कोई भी आकर के कोई भी मतलब आप समझ जाओ, आजकल के the so called Britishers are technically now those rigged up politicians
जो बार बार आकर के हिंदू एंड मुस्लिम्स के अंदर फाइट कराने की कोशिश करते हैं, वी विल रिमेन यूनाइटेड. Technically, nobody can come in between altogether, right? Now, when I'm saying politicians, that does not mean I'm talking about all the politicians. I'm talking about some of them. Okay? So, this was this. So, इसका मतलब है that the next part के अंदर एक चीज़ तो आनी पक्का है कि unity. अब हमें कोई एक म्यूचुअल ऐसा कोई भगवान या कोई देवी या कोई देवता को हमें बुलाना पड़ेगा जो पूरा का पूरा इंडिया कनेक्ट कर सके. लाइक भारत माता की जय. So what actually do you mean by the term Bharat Mata? That it is a common goddess which should be accepted by all. Okay, let's see this. But now a feeling is required from inside of whom? Inside of the Indian citizens. Now a nationalistic feeling is required जिसकी वजह से उनको पहले ये फील हो कि हम इंडिया के सिटीजन्स फर्स्ट हैं एंड देन किसी दूसरे के. एंड उसकी शुरुआत हुई राइट फ्रॉम ओवर हियर. In the year 1870, okay, the Vande Mataram was being given. Now, Vande Mataram was a very, very, very famous poem, as you all know, and of course, the famous person was Mr. Bankim Chandra Chattopadhyay. Okay, तो इन्होंने वो शुरुआत करी. इन्होंने ही वो शुरुआत भी करी थी जिसके अंदर उन्होंने एक पहली इमेज बनाई थी भारत माता की. सो भारत माता की उन्होंने एक इमेज बनाया और बाद में उसी वंदे मातरम को उन्होंने अपने एक बहुत ही फेमस बुक के अंदर विच वॉज नेम्ड एज आनंद मठ उसके अंदर भी लिखा. यही बुक और इसी की राइमिंग और इसी का हाइम और इसी के सॉन्ग्स बंगाल के अंदर बहुत फेमस हो गए और हर रिवोल्ट एंड हर जगह पर वो लोग इसी को ही चलाते थे. सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था टू गिव अ नेशनलिस्टिक इमेज. बिकॉज एक जब आप भारत माता की इमेज बना रहे हो तो उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, ट्राइबल है और डिप्रेस क्लास है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो हैड दिस ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन. उन्होंने बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया था. ही कलेक्टेड राइम्स एंड पोएम्स एंड फोकलोर्स एंड वॉट नॉट. ना जब भी आप कभी अपने देश की कहानियाँ, अपने देश के किस्से, अपने देश के कुछ भी चीज़ों के बारे में आप बात करते हो, ऑफ कोर्स इट गिव्स यू अ वेरी प्राउड फीलिंग दैट हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं. एंड दैट वाज ऑफ कोर्स द मेन मोटो ऑफ मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी. नाथिसा शास्त्री हु वाज इन द सदर्न इंडिया, सो ही वाज प्रिसाइसली इन मद्रास. चेन्नई को, जो आज की तारीख में आप लोग जिसको चेन्नई जानते हो, उसका फॉर्मर नेम वाज मद्रास. सो नाथिसा शास्त्री जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मद्रास में थे, उन्होंने एक जाइजेंटिक एक बुक लिखा कंसिस्टिंग ऑफ 4 वॉल्यूम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द नेम वाज द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया. और उन्होंने इस बुक को बोला कि ये द मोस्ट ट्रस्टवर्दी बुक है जिसके अंदर मोस्ट ट्रस्टवर्दी फोकलोर्स हैं जिसको आपको विश्वास मानना चाहिए. स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल जब ये चल रहा था उस टाइम पर लोगों को अपने हाथ में कुछ पोस्टर्स, बैनर्स कुछ ले जाने की ज़रूरत थी. सो दे थॉट ऑफ गिविंग themselves with a flag. And they of course developed their own flag which was a tricolor flag. इस tricolor flag में 3 main colors थे which was red, green and yellow, and it represented और उसके अंदर 8 lotuses थे जो कि ब्रिटिशर्स की 8 प्रोविंसेस को शो कर रहे थे. ओके, जब महात्मा गांधी जी ने 1921 के अंदर अपने जब भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहे थे, उस टाइम पर उन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था उस मूवमेंट पे उन्होंने एक नया फ्लैग रीलॉन्च किया विच वॉज कंसिस्टिंग ऑफ द कलर रेड, ग्रीन एंड वाइट. उसमें उन्होंने बीच में लोटस के जगह पे उन्होंने बीच में एक स्पिनिंग व्हील दिया और स्पिनिंग व्हील का एक ही मतलब था विच रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ सेल्फ हेल्प, कि आप खुद की हेल्प करो. इन द 14th of July 1942, ना फाइनली जब ये जो मूवमेंट्स थे ना, बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे के सारे जो फोकलोर्स मिल रहे थे, कहानियाँ मिल रही थी, हाइम्स एंड राइम्स एंड पोएम्स एंड वॉट नॉट एंड फ्लैग्स, इन सब से क्या होता है? इन सब से केवल एक देशभक्ति की एक फीलिंग जागती है दैट यू ऑलवेज थिंक दैट माई कंट्री वुड कम फर्स्ट एंड आई वुड कम लेटर. तो इसकी वजह से मास मूवमेंट्स के अंदर जगह जगह पर इंडिया को ये मिल गया था कि ये चीज़ हमारी है, मतलब ये कंट्री अब हमारी है. ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की हालत तो बहुत ही बुरी थी. एंड दैट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑन 14th of July 1942, वेरी इंपॉर्टेंट डेट गाइस, ऑन 14th of July 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बाय द वे डिसाइड किया गया
इन द फॉर द वर्किंग और बाय द वर्किंग कांग्रेस कमेटी के साथ में। कि हुआ क्यों था? बिकॉज फेलियर्स ऑफ द क्रिप्स मिशन, जैसे साइमन कमीशन था, इस तरह से एक और फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, ये फेल हो गया था बुरी तरह से। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में वंस अगेन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर इंडिया ग्रेजुअली लूजनड अप। सो 14th of July 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग हुई जहाँ पर यह डिसाइड हुआ दैट नाउ वी विल इमीडिएटली आस्क ब्रिटिशर्स टू हैंड ऑफ द एब्सोल्यूट पावर टू इंडिया। आप पहले यहाँ से बाहर जाओ। क्विट इंडिया मीन्स आप बाहर जाओ यहाँ से। So they wanted now the Britishers to be completely outside India and let the Indians regain the control. इसके बाद में जो ऑल इंडिया द कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी दैट हैपेंड इन वर्धा, ओके, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि अब से हम क्विट इंडिया के लिए गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे। महात्मा गांधी जी ने वहीं पर ही ऑन द 8th of August 1942 देयर वाज अ वेरी वेरी फेमस मूवमेंट और रैली ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि आए थे, और वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था जो कि अब वर्ल्ड फेमस बन चुका है, दैट इज डू और डाई। एंड दे आस्क्ड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, यू जस्ट कम ऑन द रोड्स, do not do anything at all, stop each and every industry, stop the government taxes, everything, and ask only one thing, to just move outside India, quit India. So whom were they asking to quit India? Of course they were asking Britishers to immediately leave India and give absolute powers to the Indians itself. And this was the meeting which happened in Bombay, which is now known as Mumbai. So Madras is known as Chennai. I mean, formerly it was known as Madras, and now it is known as Chennai, and formerly it was known as Bombay, and now it's known as Mumbai. So if you can see right from the starting, when we started this particular chapter, and I think this is the 4th lecture in the series, हम लोगों ने जब भी ये स्टार्ट किया हम लोगों ने देखा दैट इंडिया के अंदर ही नेशनलिस्टिक फीलिंग आना चालू हो गया था, बिकॉज चारों तरफ से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा हम लोगों पर ओप्रेस कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे हम लोगों को, एंड दैट्स द रीज़न वाई Britishers were also forcing us to pay huge amount of taxes, which of course we could not, because India from the very starting until now primarily depends on agriculture. So India की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर में एक ही प्रॉब्लम होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, दैट इज़ दैट वी रिक्वायर मोर रेन। हम लोग प्राइमरली रेन्स पर डिपेंडेंट होते हैं, एंड किसी साल यदि बारिश यदि कम हुई या ज़्यादा हो गई या कुछ ऐसा हुआ तो उस कंडीशन के लिए हर बार उनके पास में रेवेन्यूज़ नहीं होते टैक्सेस पे करने के लिए। हम लोगों ने ये भी देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया के अंदर जगह जगह पर धीरे धीरे अपना पूरा का पूरा प्रोविंस सेटअप करना चालू कर दिया था। दे आस्क्ड फॉर चौकीदारी टैक्सेस, दे आस्क्ड फॉर एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स ऑल टुगेदर। फिर हमने ये भी देखा साथ में कि किस तरह से डिफरेंट मूवमेंट्स आना चालू हुए, लाइक द स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पर आपको ये फीलिंग करवाया गया दैट आप पहले देशी मतलब जो देश के जो या जो देश के जो चीज़ें होती हैं, जो डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं, उनको आप यूज़ करना चालू करो। आफ्टर देन दैट वी केम टू नो अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट which was being called off, again being relaunched, again being called off, then come civil disobedience movement, launched and again being called off, then again launched, again being called off. Then we saw the different problems altogether, that what was the different interpretation of the different communities which was in India, what were they thinking about it. Then we also looked at the word कि किस तरह से अब भारत माता की फोटोग्राफ्स बनाना स्टार्ट हुए, उनके लिए गाने लिखे गए, उनके लिए डिफरेंट फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स लिखे गए, अलग अलग कम्युनिटी ने अलग अलग कंट्रीब्यूट करना चालू किया, एंड विच लेड फाइनली टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. So this would be the entire topic, guys. So I'll be sharing today on the WhatsApp group the entire notes which would be consisting of question and answers, okay, for this particular chapter, and all the best for the test tomorrow, guys. Thank you so much. So I will not waste time in giving any further goal bachchan because this video is already too long. Thank you so much, guys. Have a lovely day ahead. Bye bye.